पिछली पहली चीज, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मीडिया बिकमिंग पीआर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, धीरे धीरे पब्लिसिटी वाला ही हो रहा है। एक चीज ये बताइए, क्या बिना गवर्नमेंट एड के कोई पेपर सरवाइव कर सकता है? बड़ी अजीब सी स्थिति है। मीडिया एक्चुअली बदल रहा है। मीडिया में सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से दो फर्क आए हैं। एक तो पब्लिक की भागीदारी मीडिया में बढ़ी है। आज फेसबुक पे हर आदमी पत्रकार है। अपनी जो भी उसकी भाषा है, जो उसको संस्कार है, जो उसको समझ में आता है, मीडिया को वो जैसे समझता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके पास एक प्लेटफॉर्म। ये दुनिया में करीब भारत में ही हमारे 36 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं और उसमें से एक्टिव अकाउंट्स की संख्या भी 12-13 करोड़ से ज्यादा है। जो लोग डेली कुछ न कुछ अपना कमेंट करते हैं, हर चीज पे सही गलत बोलते हैं। दूसरे जो संचार के साधनों में व्हाट्सएप जैसे जो हमारे आए हैं कम्युनिकेशन के मीडियम, इन लोगों ने एक दूसरा मीडिया, अंडरग्राउंड मीडिया सा क्रिएट कर दिया। इसमें वो लोग जो फेसबुक वगैरह पे लिखने में शर्माते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में वो अपना नहीं तो दूसरे का आगे बढ़ाने में उनको क्या दिक्कत होती है, क्लिक से पहुंच जाते हैं। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसी में ये हो जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करने के लिए जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, वो चूंकि सरकारों के साथ हैंड्स इन ग्लोव हो जाते हैं और ज्यादातर जगहों पर यह पाया जा रहा है कि सरकारें इस सूचना का फायदा उठाती हैं और इस नॉलेज का फायदा उठाती है जो टेक्नोलॉजी ने उनको क्रिएट कर दी है, जिसमें वो सेग्रीगेट कर सकते हैं कि लोगों की, किस आदमी की क्या भावना है किस राजनीतिक सवाल पर। तो इस तरह से वो सेग्रीगेशन डाटा उनको मिल सकता है जो सरकारें इसका इस्तेमाल करना चाहें। भारत में ये शिकायत हो रही है और अब तो पेगासस मामले पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है। तो ये बिल्कुल खतरा है और इस खतरे का के मतलब तथ्य है कि ये जो माध्यम टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा हो, एक विचारधारा के प्रचार के लिए, किसी नेता के पक्ष में प्रचार के लिए, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए, किसी को विलन बनाने के लिए, सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, देश में उथल पुथल मचाने के लिए दुश्मन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकारें भी इस्तेमाल पब्लिक के विरुद्ध कर सकती हैं। ये खतरा इससे पैदा हो गया है। और जो मीडिया, परंपरागत मीडिया है जो प्रिंट से आगे बढ़ के टेलीविजन मीडिया में बदला, उसकी चूंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक टेलीविजन चैनल राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए आपको कम से कम 100-125 करोड़ रुपया चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के चैनल के लिए। अब 100-125 करोड़ रुपए चलाने के लिए जाहिर है आप मान सकते हैं हमारे देश में जिसमें करोड़ लोग से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं देते और उसमें भी पहले 10% लोग ही मैक्सिमम देते हैं, तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं संख्या में जो इतना खर्च कर सकते हो, बहुत गिनती के लोग हैं। तो जाहिर है कि ये चीज धीरे धीरे छन के चली जाती है कारपोरेट्स के हाथ में, जो गिने चुने 25-50 लोग इस देश को चला रहे हैं। आर्थिक तौर पर वही लोग इन चीजों के भी मालिक हो गए हैं, सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो अगर वो लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें एक्स पार्टी को या एक्स नेता को सपोर्ट करना है, तो वो पूरा मीडियम जो है वही काम करने लगता है। फिर वो चूंकि वो वहां पर बने रहने के लिए अपनी हर चीज को गवर्नमेंट के ऊपर लादने के, हमारे देश का जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हर चीज हमारे ही खून पसीने से लेता है और वो कोई इन्वेंट करके कोई चीज नहीं आया है, वो सरकार के साथ हैंड्स इन ग्लोव करके पैसे वाला बना है। वो एक्चुअली करप्ट मींस से दुनिया में रईस बन के सामने आया है। तो उसको आदत पड़ गई है सरकार का या टैक्स पेयर का पैसा चरने की। तो वो मीडिया खरीद तो लेता है लेकिन चलाने के लिए वो इसको फिर सरकार पे डाल देता है। तो सरकारी खजाने आजकल अपने प्रचार में बहुत सारा पैसा इन माध्यमों को दे रहे हैं। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। देश में एक और गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है, डिस्पैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है इकोनॉमिक। दूसरी ओर ये हो रहा है कि इन माध्यमों के बहुत महंगे हो जाने की वजह से इनको चलाने का जो खर्च है, उसको आने के जो सोर्सेज हैं, और इस पर्टिकुलर दौर में जो 2 साल से चल रहा है कोरोना का वक्त, जिसमें जो दूसरे बहुत सारे माध्यम थे, पूरा एमएसएमई सूख गई, जो इंडस्ट्री थी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 25% डाउन है, बहुत सारी रेगुलर इंडस्ट्री डाउन है।
तो ये सब के सब सिर्फ सरकारी विज्ञापन पर निर्भर है। ये निर्भरता उनको आप कह सकते हैं कि पक्षपात पूर्ण बना रही है। और हमारे यहाँ तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये पूरा मीडिया बहुत ही बेशर्मी से वो सब करने के काम कर रहा है जिसको मीडिया का काम तो कहीं से नहीं कहा जाता, क्योंकि मीडिया का काम तो होता था अवाम के लिए ताकत से सवाल पूछना, जो पावर ऑफ द डे हो उससे उसे क्वेश्चन करना। लेकिन वो काम छूट गया है। अब वो विपक्ष से सवाल करता है या जनता से ही सवाल करता है। कोई आंदोलन कर रहा है तो उसी को वो विलेन बना के पेश कर देता है। तो ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। तो आप उसे पीआर भी नहीं कहेंगे, कुछ क्रिमिनल टर्म उसका होना चाहिए। वो काम मीडिया कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है, इसका कोई हल नहीं। मैं शीतल जी से ऐसे पूछ लूं, मैं शीतल जी उस जिस कार्यक्रम की बात कर रही हैं, मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं, मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं, मैंने देखा था। उसमें ठीक है आप नेता को तो बुला ले रहे हैं, सब नेता आए, उसमें एक कार्यक्रम रखा गया उत्तर प्रदेश की कुछ कल्चरल, उसमें कल्चरल उसमें थे हमारे वो जो गाना ना गाते हैं, अरे दिल्ली से एमपी हैं, मनोज तिवारी जी थे, निरहुआ थे, मालिनी अवस्थी जी थी और राजू श्रीवास्तव थे। राजू श्रीवास्तव जितने भोंडे ढंग से, जितने मैं कहूंगा भोंडे, और मतलब राजू श्रीवास्तव अपना अगर जोकरी करते, मिमिक्री करते तो ज्यादा अच्छा था। वो पूरे प्रोग्राम में बैठ के एक धर्म विशेष के लिए कि उनके वो पकड़ाए गए रहे, मतलब उनका नाम लेके, और उनके वो पकड़ाए गए रहे, और फिर हालत खराब हो गई, बहुत मजा आवा। फिर उन्होंने बताया कि वो गाड़ी उलट गई रही, अरे बहुत मौज आई। मतलब वो जिस ढंग से वहां प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे थे, और मतलब ये तो देखने वाली बात थी। दूसरी बात मैं शीतल जी आपसे एक चीज और समझूं, जो ये होता है ना कि मैं ऐड बंद कर दूंगा। अकेला एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम लोग याचक की तरह खड़े रहते हैं और वो दाता की तरह खड़े रहते हैं। पैसा मेरा, पैसा हमने और आपने दिया है, पढ़ने वाले का पैसा, लेकिन वो याचक और दाता की स्थिति है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज और समझना शीतल जी समझूंगा, आप दिल्ली रहते हैं, एक्सपोजर है आपको सारा नेशनल का, ऐसा कहा जा रहा है और मेरी जानकारी में अब डिबेट का विषय भी सरकार के कुछ चुनिंदा लोग तय करते हैं कि आज आप डिबेट इस पे करा दो, हेडलाइंस डिसाइड करते हैं कि अब ये हेडलाइन ज्यादा अच्छी रहेगी, इसको जरा पीछे कर दो, इसको आगे कर दो। तो ये कंट्रोल तो पूरी तरह से मीडिया पे आ ही गया। आपको क्या लगता है कि अब इससे ज्यादा क्या कंट्रोल होगा? अनम्यूट कर लीजिएगा शीतल जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो इस समय हो रहा है। एकदम ये बात सच है कि पिछले कई वर्षों से हमारे जो राष्ट्रीय चैनल है उनमें शाम की बहस क्या होगी, ये मुद्दा एक अधिकारी हैं जो पीएमओ में बैठते हैं, उनका नाम भी आता है, मैं नहीं लूंगा लेकिन सब लोग उनको जानते हैं। उनके यहाँ से सबको व्हाट्सएप आता है। इसके इतने प्रमाण अब आ चुके हैं कि कई बार तो यहाँ तक हो गया है कि जो प्रमुख एंकर और संपादक हैं टीवी चैनलों के, वे सब लोग लगभग उसी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। कई बार तो ट्वीट कट एंड पेस्ट सेम होता है। ऐसे कम से कम 10 मामले अल्ट न्यूज ने सामने रखे जो मीडिया में अवेलेबल है, जिनके रिकॉर्ड अवेलेबल है, कि एक ही ट्वीट जिसमें सरकार के की नीति का, सरकार के नेता का, सरकार के खिलाफ वाले के खिलाफ एक तरह की भाषा, एक ही तरह के शब्द, सब कुछ एज इट इज। पता चला कि राष्ट्रीय मीडिया के 10-10 चैनलों के 10 प्रमुख वही ट्वीट कर रहे हैं एक ही समय विशेष में, और शाम को आप पा रहे हैं कि सारे चैनलों पर एक आध अपवाद है उनको छोड़कर सब पे वही सब्जेक्ट किसी नए या पुराने शीर्षक से बहस में है, और सब में वही एक निशाना किया जा रहा है। तो ये अब बिल्कुल नियंत्रित है, अब इसमें कोई शक ही नहीं कि ये सारा का सारा जो आपका टेलीविजन का नाटक है, एक तो उनका जो टेलीविजन चलाने का एडिटोरियल तरीका है, संपादकीय तरीका, वो भी एक तरफा हो गया है। सब के सब ने फील्ड रिपोर्टिंग बंद कर दी है। सब के सब एक डिबेट का प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम रखते हैं। सब के सब उन डिबेट्स में विपक्ष को निशाना बनाने का या सरकार की किसी नीति के प्रचार करने के कार्यक्रम लेते हैं।
ज्यादातर मामलों में सांप्रदायिक विभाजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम समाज में बंटवारा करें, एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाएं, और कोई छोटी, कई बार तो बिल्कुल गलत बात में, जो बाद में अगले दिन गलत साबित हो जाती है, कुछ घंटों बाद ही गलत साबित हो जाती है, लेकिन वो टेलीविजन चैनलों में प्रमुख घटना होती है। तो समस्या यह है कि वो ये सब मिलजुल के एक ही काम कर रहे हैं, जो जिस पर अब बहुत सारी पश्चिम में किताबें आ चुकी हैं, बहुत से अध्ययन आ चुके हैं, बहुत से लेख आते रहते हैं, कि अब सत्ता के पास, दुनिया में जो भी सत्तारूढ़ है, उसके पास तकनीक और पैसे से ये सामर्थ्य आ गई है कि वो जनता के सोचने समझने को तय कर सकता है, उसको एक किसी धारा में ले जा सकता है, किसी के समर्थन या किसी के विपक्ष में खड़ा कर सकता है, किसी सवाल पर उसकी राय बना बिगाड़ सकता है। ये काम किया जा रहा है बहुत ही सुसंगठित तरीके से, और इसमें अब सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। और इसमें ये जितने भी माध्यम नए आ रहे हैं या जो पहले से चले आ रहे हैं, उन सब में इस तरह का एक कंट्रोल साफ साफ सबको नजर आता है, और उसका असर भी है। हम लोगों से बातचीत में उसका असर पाते हैं कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप एक किस्म का सवाल करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी राजनेता के बारे में, किसी नीति के बारे में, किसी सरकारी प्रोग्राम के बारे में, किसी सामाजिक सवाल के बारे में, और आप 200 किलोमीटर चले जाते हैं और गांव के गांव, जिनको आप समझते हैं कि वो हमारे देश का लोकतंत्र बचाए हुए हैं, उन्हीं में आप पाते हैं कि लोकतंत्र तो वहाँ है ही नहीं है। कोई एक खास बात वही आपको 100-200 किलोमीटर तक लोग बताते चले जाएंगे, और आप उनमें से पूछिए तो 100 में से 90 लोग सवाल के जवाब में बताएंगे कि उनकी नॉलेज का सोर्स क्या है। अरे क्या बात करते हैं, ये देखिए वीडियो। उनके पास कोई वीडियो होता है जो उनको व्हाट्सएप पे या किसी माध्यम से पहुंचाया गया है, या उनके किसी फेसबुक के कमेंट में आया है, या वो एक क्लिप रखे रहते हैं कि क्या बात करते हैं, टीवी फलाने में हमने ये चैनल पे देखा था, ये देख लीजिए। तो ये हो गया है कि अब मीडिया का काम सरकार की ओर से किसी एक खास नेता के पक्ष में, किसी एक खास नीति के पक्ष में, किसी समुदाय के विरुद्ध, किसी राजनेता के विरुद्ध राय बनाने का है, और ये संगठित तौर पर अभियान चलाया जाता है। और बिल्कुल आपका ये, आप इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, चूंकि इसके तो अनवरत प्रमाण मौजूद हैं। कोई भी जो भी पत्रकारिता के विद्यार्थी और इसमें फैकल्टीज और शोधार्थी इसमें अध्ययन कर रहे हैं, उन सब के पास इनके रेफरेंसेस हैं, जो बीच बीच में कुछ पोर्टल्स वगैरह दिखाते भी रहते हैं कि कैसे इस काम को किया जा रहा है, कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, कितने लोग इसमें लगे हैं। इंटिमिडेट करने के लिए बाकायदा फौजें हैं जिनको आईटी सेल कहा जाता है। अब तो बाकायदा राजनीतिक दल अपने अपने घोषित तौर पर आईटी सेल रखते हैं। पहले ये एक खास पार्टी और एक खास धारा की विशेषता थी, लेकिन अब सबको समझ में आ गया है कि यही एक रास्ता है। कुछ ऐसे विशेषज्ञ सामाजिक राजनीतिक समाज में सामने आ गए हैं जिनको आप देखते हैं, जिनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो इस नई तकनीक का उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने में जिनकी भूमिका है, और उनको बड़ी बड़ी कीमत दी जाती है, जितना टेलीविजन वाले भी नहीं सोच सकते, उतनी बड़ी कीमत से वो चुनावों को प्रभावित करते हैं, नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जो क्रॉनिक कैपिटल के हमारे जो सोशल नेतृत्व है उसके तहत आ गई है, और तकनीक ने इसको बहुत ही मारक बना दिया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी। सुधांशु, आपका प्रश्न था कुछ? हाँ, एक तो ये जो आपको जो लोग कहते हैं ना, कोई मुद्दा कोई भी हो और बोलते हैं कि आपने उस दूसरे में मुद्दे पे बात नहीं की, तो फराज साहब उनके लिए, इन लोगों के लिए लिख गए हैं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। आप लोग तो सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज और मेन स्ट्रीम बात कर रहे थे। मैं चूंकि रेलवे से रिटायर हुआ हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है 2 साल रिटायर होने के बाद, वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो शुरू में मैं ब्लॉग करता था, तो ब्लॉग लोग कहते थे आप अच्छा लिख रहे हो, लेकिन इसकी रीच कम है, आप प्रिंट मीडिया में क्यों नहीं भेजते हो अपने लिए। तो जाहिर है कि रेलवे में जो कुछ हाइप बिल्डअप हो रहा था उस पे अपनी ओपिनियन, इट वाज ओपिनियन पीसेस थे, तो मैंने भेजना शुरू किया। और चूंकि वो ट्रेन 18 जब बनी थी तो मैं जानता भी था सब बड़े बड़े पेपर्स के लोगों को, लेकिन कहीं छप नहीं रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप
फला फला पेपर को भेजो, वही गवर्नमेंट के, आप जो लिख रहे हो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, वही शायद छापेंगे। ये लोग तो नहीं छापेंगे। और एक दो ने मुझे कहा भी, तो ने तो यहाँ तक कहा कि साहब इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए, आपने लिखा बहुत सही है पर डाइल्यूट कर दीजिए। मैंने कहा अगर डाइल्यूट कर दूं तो फिर लिखने का फायदा क्या है। आज वही चीज इधर कुछ पेपर्स में छप भी गया है, वो शायद ज्यादा लोग पढ़ते नहीं उन पेपर्स को इसलिए छप गया है, या वो ब्रांडेड है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। पर यही चीज आपके चैनल पे या रेलवे से रिलेटेड एक दो और जो डिजिटल मीडिया है वहां जाके कोई मुझसे नहीं कहता कि आप साहब ये बोलिए या वो मत बोलिए, या जानते हुए भी कि जो कुछ हो रहा है, जो स्पेशली जो हाइप आजकल चलती है उसके खिलाफ ही कुछ बोलूंगा मैं। आपने ये देखा होगा कि आजकल अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग इज न्यूज, क्या कर आपने क्या किया वो न्यूज नहीं है, हम ये करेंगे वो न्यूज हो गई। प्रेस नोट आता है वैसे का वैसा ही छप जाता है विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, या इवन परफॉर्मेंस को स्क्यू करके प्रेस नोट देता है, वो वैसे का वैसा ही छपता है। कोई ये नहीं पूछता कि साहब 3 महीने पहले आपने ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं। वो बड़े बड़े पेपर में भी वैसे ही छपता है। लेकिन ये आपके डिजिटल मीडिया में ये पूरी फ्रीडम मुझे दिख रही है। तो ये समझना चाह रहा हूँ, क्या यही फ्यूचर रहेगा? शीतल जी आपसे है शीतल जी से सवाल पूछ रहा हूँ। आपका म्यूट है सर, अनम्यूट कर लें। हाँ, जरा सा सवाल अपना रिपीट कर दें, मैं आपसे फिर सुनता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ओपिनियन पीसेस जैसे जो मैं लिखता रहा, तो वो बड़े पेपर्स ने कुछ उन्होंने शर्माहट के साथ ही कह दिया कि भाई इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए, सरकार के खिलाफ थोड़ा जा रहा है, या छापा ही नहीं, या कुछ ऐसे एक दो जगह छपा जहां जो नो ब्रांडेड है कि ये सरकार के खिलाफ ही लिखते हैं या लेफ्टिस्ट टाइप के हैं, इस टाइप का। लेकिन जो डिजिटल मीडिया के, आनंद का चैनल तो है ही, खैर आई एम पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दैट, और भी कुछ हैं जो रेलवे से रिलेटेड ही हैं, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि साहब आप ये मत बोलिए या वो मत बोलिए या सरकार के खिलाफ। वो कोई रोक नहीं लगाते, और जानते हैं कि मुद्दा ऐसा है कि इसमें कोई सरकार की तारीफ करने तो मैं आ नहीं रहा हूँ, जो ओपिनियन है मेरी देने आ रहा हूँ, वहां पे कोई रोक नहीं दिखती। तो क्या अब यही माना जाए कि फ्यूचर, अब जेन्युइन न्यूज का फ्यूचर सिर्फ डिजिटल मीडिया ही रह जाएगा? ठीक कह रहे हैं आप। हमेशा ऐसा होता है कि एक मेन स्ट्रीम होती है और एक उसका प्रतिवाद होता है, हमेशा ऐसा रहा है। तो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं लोग। जब आप देखते हैं कि दुनिया में जो, हम तो खैर भारत की बात कर रहे हैं, अभी एक अलग तरह की समस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में इस तरह की सोच समझ को संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए एक आदमी एक वेबसाइट लेके आता है, अपने पिता के पैसे ऑस्ट्रेलिया से लेता है, इंग्लैंड में बसता है, और अपने जीवन को एक तरह से दांव पे लगा के, और दुनिया भर के लिए विकीलीक्स लेके आया वो, और उसने वो केबल पब्लिक कर दी है जो अमेरिका की विदेश नीति को पिछले 20-30 साल में, जो उसमें वो जो सच था, जो कहा जाता था लेकिन जिसके तथ्य किसी के पास नहीं थे, स्पेकुलेटिव था जो पूरा मामला, उसको उसने विकीलीक्स के माध्यम से अपने पैसे लगा के, अपने को रिस्क पे लगा के, नतीजतन उस पूरी जवानी उसकी बेचारी उरुग्वे की उसमें एम्बेसी में बैठे बैठे बीत गई। अभी वो जेल में है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो जर्नलिज्म था। तो हुआ ना, दुनिया में सारा जो एस्टेब्लिश प्रेस है उसमें से तो किसी ने नहीं किया। जब वो लेके आया तो फिर उसको सबने छापा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में ये इस तरह की जो बैंकिंग है, ऑफशोर की बैंकिंग है, जो अवैध बैंकिंग दुनिया चलाती है, एक वैध बैंकिंग, एक पूरी पूरी अवैध इकोनॉमी दुनिया में ही चलती है। और ये सारे बड़े देशों के आसपास के आइलैंड्स में होती है, पनामा हो कि ब्रिटिश आइलैंड्स हो, और भी है बीच बीच में जिनके नाम आते रहते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स जो कहलाते हैं। तो इनमें चलने वाली अर्थव्यवस्था को उनमें ही रहने वाले, काम कर चुके या उनको जानने वाले तमाम लोग बीच बीच में लीक कर दिया करते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े ठगों के, जो वैसे बढ़िया व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, समाज में बड़े उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन सब के अकाउंट्स ओपन होके उसमें से आते हैं। ये हर साल हम आप कोई न कोई घोटाला इस तरह का दुनिया में देखते हैं। ये और बातें हैं। ये और बात है कि बहुत सारे मामलों में उसमें कुछ नहीं होता, चूंकि जैसे हमारे देश में पनामा पेपर्स और इनमें कुछ नहीं हुआ आज तक। 4 साल तो हो गए, और ये वो सरकार है जो ब्लैक मनी को वापस लाने के नारे पे देश में आई थी।
और इसी ने ब्लैक मनी के जितने भी रहस्योद्घाटन हुए उनमें एक पे भी कुछ नहीं किया। रादर यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसा पैसा गलत करके भाग गए और वो उनके मामले भी अभी तक अधर में ही लटके हुए हैं। तो ये लेकिन ये हो रहा है ना, ये नियम से परे है लेकिन ऐसा होता है। तो वो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो समझ लीजिए वही है, लेकिन नियम वो नहीं है। नियम तो मेन स्ट्रीम वो नहीं है, रोज सुबह की खबर वो नहीं है, हर पल की खबर जो आपके फोन में आ रही है वो नहीं है। तो जो लोगों का दिमाग बनाने का जो काम है या दिमाग को एक और हाँकने का जो काम है वो काम ये नहीं कर पाते, लेकिन झंझोड़ने का काम करते हैं, शॉक देते हैं बीच बीच में। तो ये भी होता रहता है, जो आप बता रहे हैं वो उसी तरह की एक जुम्बिश है और मनुष्य में ये हरकत होती है। अब ये बेचारे देखिए, ये हमारे मित्र सेल वेल से नौकरी वोकरी छोड़ के कहाँ आप जो है ये बैठे हुए हैं लगा के हमको आपको बुलवा रहे हैं। आज ये आज होता है जी। आज आपने इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ा दी है आपने, ये बता के अब नहीं आनंद रंजन जी। मैं विनीता जी को फिर से एक बार लाना चाहूंगा। विनीता जी, अच्छा नहीं निकल गई, अच्छा नेटवर्क की समस्या हो गई। मैं शीतल जी एक चीज और आपसे कहूंगा, जो सुधांशु आप कह रहे थे कि अब लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये दिक्कत पिछले 15-20 साल से आ गई थी। मैं एक पेपर निकालता था, मैं अपने दफ्तर में कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन इतने आलसी हो गए हैं और जो रिपोर्टर्स हैं उनको अगर वो मिल गया डिजिटली, वहां से प्रेस नोट अगर भेज दिया तब तो वो छप जाएगा, लेकिन अगर वो प्रेस नोट आप कोई ऐसे दे गया तो वो कूड़ेदानी में जाएगा। कौन लिखे, कौन पढ़े? ये नहीं, और ये किसी का प्रेशर नहीं है। ये हम लोग कितनी बार कहे कि भैया इसको एक बार तुम अपनी भाषा में लिख दो, नहीं। तो अब हम भी, जो हमारे दोस्त मित्र होते थे, कहते थे ये निकलवा, तो कहते थे भैया इसको डिजिटल कर दो तब भेजना, क्योंकि किसी भी पेपर में अगर तुमने ये सोचा कि डेस्क वाला लड़का इसको फिर लिखेगा, वो नहीं लिखेगा, तुम्हारा नहीं छपेगा। और शहर के 2-4 इसके बहुत वो थे, उसमें एक हमारे जगदीश गांधी साहब हैं, वो डिजिटल कहिए जो माध्यम का, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, जितनी तरह की भाषाएं उसमें भेज देते थे। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, वो सब भेज के जिसमें चाहिए उसमें लगा देते थे। तो ये एक समस्या एज अ पत्रकार हम सब लोगों के सामने रहती है। मैं शीतल जी, मेरा एक दूसरा भी वो है, जब आप मैं बहुत प्रौढ़ा अवस्था में जिसको कहेंगे, मैं तो अभी सीख रहा हूँ जर्नलिज्म। आपने जैसे कहा ना, दो तरह के डिजिटल मीडिया में भी दो तरह के वो हैं। एक है जो आईडी और फोन के सहारे पत्रकारिता कर रहे हैं, थाने, तहसील, प्रशासन, अस्पताल में जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने सिस्टम की भी कहीं ना कहीं फेल्योर है। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और उनकी कोई कमाई ये नहीं कि कई हजार रुपए कमा रहे हैं। अरे शाम को जो थानेदार है वो भी 100, 200, 400 रुपए दे देता है, इससे ज्यादा कहाँ कोई देता है। जी। और नहीं, और ये शहर के जो छोटे मोटे छुटभैये नेता हैं वो भी यही सब 100, 200, कोई 1000, 10,000 देने वाला नहीं है। नहीं। क्योंकि मजबूरी है ये रोजगार, क्योंकि वो बाई चॉइस रोजगार नहीं कर रहे हैं। करें क्या, घर में बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल है, वो है, घर वाले बैठने नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए बहाने बाहर निकलो। एक तो ये समस्या है। इसी में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाले कुछ है, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मिर्जापुर में वो लड़का अगर दिखा देता है कि मिड डे मील में क्या मिल रहा है और उसको आप जेल में डाल देते हैं, एनएसए लगा देते हैं उसके ऊपर। वो मतलब कंपन सिद्दीकी का अभी कितने दिन मामला हो गया है और पूरा देश इस समय खड़ा हुआ है। कितने लोग, मतलब जो भी हो, सू मोटो अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं इससे बात करूंगा, उससे कहाँ कुछ हुआ एक आदमी को। तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो टूटती है ना शीतल जी? नहीं, बिल्कुल टूटती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि उस पे एनएसए लग गया, लेकिन क्या खबरें रुकी? तब से भी तमाम खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। तो वही मैंने कहा कि मनुष्यता में ये एक अपने में एक नैसर्गिक गुण है कि ये सब होता है दुनिया में। तानाशाह अपनी तानाशाही के तौर तरीके निकालते हैं, हम लोग तो फिर भी एनएसए तक ही सीमित हैं। उन देशों में जहां लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, जहां मतलब जान से ही मार दिया जा रहा है, वहां भी लोग सूचनाएं निकाल के दे रहे हैं। आप अफगानिस्तान में आज तक, बाय द वे, इस पूरे कूप के दौरान ऐसा हुआ कि इंटरनेट उनका चलता रहा और वहां से वीडियोस और खबरें लगातार आ रही, जबकि सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल इसकी डिजिटल स्क्रूटनी होगी। पूरे अफगानिस्तान के जो भी वहां चीजें हैं तालिबान करेंगे, और उन सारे लोगों को जिनको वो पाएंगे कि वो अमेरिका से मदद करते थे या जुड़े हुए थे या ऐसी प्रेस चला रहे थे, सब खतरे में है।
लेकिन सूचनाएं आ रही है ना। तो ये मनुष्य में एक है जिजीविषा कि बुरे से बुरे वक्त में भी अपने अपने तरह से प्रतिरोध करने की कोशिश करता है। ये उसका प्रतिरोध है दरअसल, ये उसका जो भी चल रहा है उससे नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका है। बहुत बड़े बड़े आपराधिक गैंगों की सूचनाएं लोग दे देते हैं ना, और उससे पुलिस को और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों को फायदा हो जाता है। और ये होता है पाकिस्तान में भी। जो ये लादेन था, इतना बड़ा आतंक था जिससे अमेरिका डरता था, जिसकी अमेरिका तलाश कर रहा था, आखिर वहीं के तो कुछ लोगों ने काम किया, तब जाके वो पकड़ा गया। तो नीचे का फील्ड वर्क हुआ जिसमें उसके घर के लोगों के खून की जांच वगैरह हुई। ये सब वहीं के लोगों ने किया ना, जिनको बिल्कुल, वो तो क्लाशनिकोव की नोक पे थे। और वो चीज, वो डॉक्टर जिसने वो कैंपेन चलाया था वो पाकिस्तान की जेल में है। तो ये होता रहता है, बुरे से बुरे वक्त में भी मनुष्य में ये गुण है कि वो उसमें से कोई न कोई किसी न किसी रूप से प्रतिरोध का नेतृत्व करता है और तरीका भी निकाल लेता है। तो यही हो रहा है।